एक क्वेश्चन कराया था खाली। हाँ एक क्वेश्चन, उसमें सर 3 पार्ट थे, 2 पार्ट थे, 2 पार्ट। दो पार्ट थे। यस। चलो ठीक। देख तो बच्चा, सवाल फिर। ठीक है बेटा, इसमें कैपेसिटर्स पे पहले से कोई चार्ज नहीं है बच्चा, है ना। चलो, पहले से कोई चार्ज नहीं है बच्चा। नींद लिए हैं, पूरा नींद लिए हैं बेटा। पीए स्टार पीवी स्टार में कंफ्यूज कर जाता हूँ बच्चा। सेम नहीं चल रहा सिलेबस, 2-3 क्लास आगे पीछे है तुम लोग का, बस इतना ही बचा है डिफरेंस। कोरोनिल लिया क्या? नहीं लिया बेटा, नहीं लिया कोरोनिल। अब तुम बोल रहे हो तो ले लेंगे। खुजलाते हुए मस्त लग रहे थे आप। हैव सम टी। चाय तो पी ली बेटा, फिर पीऊंगा लेकिन। गिलो ले लीजिए, गिलो इज गुड। हाँ बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, बनाओ। सर आप बाल क्यों कटवाते हो बार बार? नींद में लग रहे हो? नहीं बेटा, एकदम नींद में नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास। सुबह उठ के भी गया, साइकिलिंग करने भी गया, 15 किलोमीटर साइकिलिंग की मैंने आज। क्या पर्सन फिजिक्स के लिए सही है? हाँ सही है बेटा, थ्योरी के लिए सही है। कहाँ पर? यही आसपास, घर के बाहर, मेन रोड पे। विटामिन ए डी बी सी डी ई एफ सब ले लो। एमएस वीरा का आंसर आया 1 एम्पियर। नहीं, किसी के साथ जाता नहीं बेटा, साथ नहीं आता किसी के साथ में, नहीं आता, अकेले ही आता हूँ। हाईवे पर रहते हो क्या सर? नहीं नहीं, हाईवे पर रहता नहीं, मेन रोड, घर के बाहर मेन रोड। चलो अब क्वेश्चन बनाओ, अब क्वेश्चन बनाओ, बात नहीं, बात कम, काम करो। चलो मैं करता हूं बेटा, देखो इस सवाल में। देख बेटा, पहला क्या कहा था मैंने? करंट थ्रू सेल जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, कहता है स्विच के बंद करने के तुरंत बाद सर्किट में
सेल से कितना करंट आएगा। ठीक है बच्चा, तो देखो अगर कहते हो बेटा पहले से कोई चार्ज नहीं है तो अनचार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, आइडियल वायर ना बेटा, अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज एन आइडियल वायर, है ना बच्चा। तो देखो ये आइडियल वायर अगर हमारा हो गया बेटा फर्स्ट वाले के लिए तो क्या कहोगे, देखो बेटा फर्स्ट वाले के लिए फाइंड करंट थ्रू सेल जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। देखो बच्चा तो ये क्लोज, ये बन गया आइडियल वायर, ये बन गया आइडियल वायर। अब हमारा ये रेजिस्टेंस और फिर देखो ये रेजिस्टेंस है ना बच्चा। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये डायग्राम बन गया बेटा। देखो अब देखो बेटा ये हमारा है 10 ओम, ये हमारा है 10 ओम, ये है बेटा 10 ओम और ये है 10 ओम। ठीक है बेटा, जरा गौर करना बेटा, ये हमारा है 20 वोल्ट। सुनना बेटा ध्यान से, तो देखो ऐसे करंट जाएगा बेटा, ऐसे करंट जाएगा, है ना। अब देखो ऐसे करंट जाएगा बेटा, है ना, लेकिन देखो तो बेटा इस वाले पॉइंट का अगर मैंने मान लिया पोटेंशियल V, है ना, तो देखो यहां से लेके ये पूरा हो गया बेटा आइडियल वायर, यहाँ V हो गया, यहाँ V हो गया और यहाँ भी हो गया, है ना। तो अब महसूस करो इस रेजिस्टेंस का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, है ना। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस में से किसी में करंट नहीं जाएगा बच्चा, है ना। तो इन दोनों में किसी में नहीं जाएगा, इसका मतलब बेटा ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। तो बाकी क्या बच गया, देखो बच्चा बाकी हमारा बच गया सर्किट ये वाला, इसमें हमारा करंट आएगा बेटा ऐसे 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 ऐसे, है ना बेटा, क्योंकि ऊपर शॉर्ट हो गया ना। सॉरी 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 बच्चा सॉरी। तो यहाँ भी हो गया, देख बेटा यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, इसका मतलब बेटा इस वाले में भी करंट नहीं जाएगा। देख लो वी 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 वी, तो इसमें भी हमारा करंट नहीं जाएगा बच्चा, ये भी शॉर्ट हो गया। तो करंट यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, है ना बेटा। रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा, आइडियल वायर में करंट जाएगा बच्चा, है ना। तो अब देखो इसमें हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो कहेंगे आर इक्विवेलेंट हुआ हमारा 10 ओम। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब करंट कितना हो गया हमारा, तो करंट हो गया बेटा 2 एम्पियर। बोलो किसी को इसमें कोई दिक्कत है बेटा, किसी को इसमें कोई दिक्कत है। ठीक, अब चलो बी वाला पार्ट में, बी वाला पार्ट में देखो बेटा, सुनना सब लोग ध्यान से, सब लोग गौर से इस कॉन्सेप्ट को सीखो, जो पहले बताया था उस वाले से कुछ मैच करेगा, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन इसमें एक डीप कॉन्सेप्ट है, सुनना सब लोग ध्यान से। तो देखो बेटा अगर मैंने यहां स्विच ऑन कर लिया, ठीक है बच्चा, तो देखो अगर मैंने स्विच ऑन कर लिया फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, इसका मतलब बेटा कैपेसिटर में अगर फुल चार्ज हो गया इसका मतलब अब कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा बेटा। तो कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सुनना ध्यान से बेटा सब लोग, कैपेसिटर बिहेव करेगा कैसे बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब बेटा ओपन सर्किट, है ना बेटा। तो इसको ओपन सर्किट कर दो, ओपन सर्किट कर दो, ओपन सर्किट कर दो। ठीक है बच्चा, सुन ध्यान से, तो कैसा बचा ये रेजिस्टेंस, है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस, है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये सेल, ये हुआ 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब देखो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब कैपेसिटर का ओपन पॉइंट्स, इस कैपेसिटर का ओपन पॉइंट, इस कैपेसिटर का ओपन पॉइंट, इस कैपेसिटर का ओपन पॉइंट्स, बोल बेटा दिख गया। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो इस डायग्राम में करंट कैसे जाएगा,
तो कहोगे करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि इधर देखो बेटा सारे रास्ते बंद हैं, इधर से सारे रास्ते बंद है ना बेटा। तो इसमें देखो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो कहोगे आर इक्विवेलेंट हो गया बेटा 20 ओम, आर इक्विवेलेंट 20 ओम। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगा बेटा आई डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर 20/20। ठीक है बेटा, अब सुनना गौर से। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि इसमें करंट नहीं गया, इसमें एक बताऊंगा कॉन्सेप्ट और एक बताऊंगा मिसकंसेप्शन। ठीक है बच्चा, गौर करो। अब कहते हो बेटा ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था, है ना बेटा। सुनना, तो देखो बेटा, हम यूं सोच सकते हैं कि नहीं, ध्यान देना, कि इस वाले में करंट गया नहीं, इसमें करंट गया नहीं, है ना बेटा। तो इसमें करंट अगर नहीं गया, इसका मतलब ये तीन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है। बोलो बच्चा, इसका मतलब ये करंट, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है, क्योंकि इसमें करंट नहीं गया बेटा, है ना। जब ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है, तो फिर इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए। बोलो बेटा, इसके ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट नहीं गया, इसमें करंट नहीं गया, है ना बेटा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हमारा हो गया सीरीज में, और जब ये कैपेसिटर सीरीज में हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q/10, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q/10, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q/10, है ना बेटा। दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10I। बोल बच्चा, नहीं दिख रहा है, इज इक्वल टू 10I। ठीक है बेटा, और 10I हमारा कितना, तो I1, तो ये हो गया बेटा 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने, सुनो, मैंने कहा है ना कि अगर ए रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं गया, तो ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच ऐसे आ गया सीरीज में। जब ये ऐसे आ गया सीरीज में, तो तीनों पे चार्ज बराबर, चार्ज बराबर, तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस मिला करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको अभी बताया बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है, समझा बेटा। लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, है ना, बात समझे, है ना। अब ये मिसकंसेप्शन क्यों है, सोचो बच्चा, जब इसमें करंट नहीं गया, तो भाई इस पूरे ब्रांच में ही करंट नहीं गया, समझा ना। जब इस पूरे ब्रांच में करंट नहीं गया, है ना बेटा, ठीक है, जब इस ब्रांच में करंट नहीं गया, तो फिर सीरीज पैरेलल डिसाइड करना गलत ना बच्चा, बोलो, है कि नहीं। अब सोचो, अब जब इसमें बात करें हम कि जब सर्किट में फुल चार्ज नहीं हुआ होगा, मतलब करंट जा रहा होगा, तो जब करंट जा रहा होगा बेटा, तो यहां भी जा रहा होगा, 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 यहां भी जा रहा होगा। बोलो बेटा, बात समझे ना। तो फिर इन तीनों पे, इन तीनों में करंट बराबर रहा होगा, ये नहीं कहा जा सकता, है ना बच्चा। इसमें हमारा बराबर जा रहा होगा, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते बच्चा, ठीक है, बात समझे। बोल बेटा, इसमें हमारा बराबर करंट जाएगा, ये हम नहीं बोल सकते। और जब बराबर करंट नहीं बोल सकते बच्चा, तो फिर चार्ज भी बराबर नहीं बोलना चाहिए हमको, ठीक है ना। ये हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, लेकिन कितना आएगा हम नहीं बोल सकते, ठीक है बेटा। तो इसको हम Q नहीं मान सकते, इसको हम Q1 बोलेंगे, इसको Q2 बोलेंगे और इसको Q3 बोलेंगे, ठीक है बच्चा। तो सही इक्वेशन क्या हुआ, तो सही हुआ Q1, Q2 और Q3, ठीक है बेटा, बात समझा बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या कर देंगे हम, ओ सॉरी 10 20 30, सॉरी सॉरी बच्चा, ये 10, ये 20, ये 30, ठीक है बेटा।
तो ये हमारा इक्वेशन सही है। हम लोग यहाँ Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, है ना बेटा। हम यही कह सकते हैं कि इसमें अगर Q1 Q2 Q3 इन सब का मैक्सिमम चार्ज है तो इन सब के साथ ये इक्वेशन हो सकता है, इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत? हाँ बेटा डाल दूंगा यूट्यूब पे। सौरभ बोलो बेटा। सर ए ऑप्शन में कौन कौन से रेजिस्टेंस करंट मिल जाएगा? अच्छा बेटा बताओ, इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 0। तो करंट नहीं जाएगा। यस सर। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 0। तो करंट नहीं जाएगा। हाँ सर। इसमें कितना डिफरेंस? 0। तो इसे भी नहीं जाएगा। इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा। करंट सर यहाँ फिर से यूं जाएगा कहाँ जाएगा। पे? क्या बता, देखो रास्ता, देखो रास्ता, एरो मार्क, एरो मार्क देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ठीक है। अर्पी जैन बोलो। सर ये आपने कैसे पता किया कि सीरीज में होगा? कौन सा वाले में? सर ये वाले में ए वाले सीरीज में में, कैसे होगा? बी ऑप्शन में, बी वाले में। बी वाले में दोनों सीरीज में होगा। अरे बेटा वही तो मैंने कहा कि नहीं होगा सीरीज में। सर नहीं होगा तो सर आपने इक्वेशन तो वही लगा दी, चार चेंज करके बस। कैसे बेटा? मैंने अगर सीरीज में कहोगे ना तो इसका मतलब चार्ज सेम। यस सर। सीरीज में लगा देंगे इसका मतलब चार्ज सेम। सीरीज मतलब क्या? सेम करंट। यस सर। सेम करंट सेम टाइम तक जाएगा तो सेम चार्ज आएगा ना बच्चा। यस सर। तो अगर मैंने चार्ज अलग कर दिया इसका मतलब सीरीज में है कि नहीं? इसको मत देखो, खाली इसको देख के बताओ। चार्ज मैंने अलग बोल दिया तो इसका मतलब सीरीज में माना कि नहीं माना? नहीं माना, ये तो इससे तो हो गया प्रूफ की सीरीज में नहीं है। अच्छा अब आगे देखो, सीरीज में नहीं है फिर भी ये बोल सकते हो कि नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। बोल सकते हो? यस सर। वही लिखा है मैंने बेटा, ओके ठीक है। थैंक यू सर। ओके बच्चा, तो अब इक्वेशन क्या हो गया फाइनली? फाइनली हमारा इक्वेशन क्या हुआ? तो कहोगे Q1 6 प्लस 3Q2 प्लस 2Q3 इक्वल टू बेटा 600, है ना। बस यही बोल सकते हैं बेटा, है ना। इंडिविजुअली चार्ज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट आवर स्टेज। समझे बेटा? जितनी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, उस मैथमेटिक्स से इंडिविजुअल चार्ज नहीं निकाल सकते। समझे बात को? फिर तुम वही बात पूछ रहे हो बेटा कि अगर सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा ना? नहीं होगा ना बच्चा, सीरीज में होगा तो ना चार्ज सेम होगा बेटा। वही तो मैंने साबित किया कि सीरीज में नहीं है बेटा ये। अगर सीरीज में होता तो चार्ज सेम होता, है ना। बात समझे? सीरीज पैरेलल का फैसला कैसे करते हो? हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल, हमेशा सेम करंट तो सीरीज, है ना। ठीक है, चलो देखो डायग्राम में देखो, डायग्राम फिर से बनाता हूं, फिर समझ जाओगे तुम। देख बच्चे डायग्राम में क्या था? डायग्राम कैपेसिटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर रेजिस्टेंस, है ना। फिर था यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ कैपेसिटर था। ठीक है बच्चा? ठीक है। अब देखो हम उस समय की बात करें बेटा जिस समय चार्जिंग हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है बच्चा? तो देख यहां से मान ले करंट गया आई, मान ले यहां से करंट गया बेटा आई, तो इसमें मान लिया मैंने x, इसे मान लिया मैंने, मान लो इसे मान लिया मैंने x, तो इसमें क्या हो गया? i माइनस एक्स, है ना बच्चा। अब सोचो यहां से मैंने मान लिया बेटा y, तो इसमें क्या मान लिया? i माइनस वाई, है ना बेटा। अब सोचो यहां से आया बेटा y, यहां से बेटा आया y, है ना बेटा।
तो इसमें करंट बटेगा ना, तो क्या कहोगे, इसमें मान लिया मैंने Z, तो इसमें कितना हो जाएगा Y माइनस Z, है ना बेटा। अब देखो यहां से आया Z, यहां से आया I माइनस वाई, तो इसमें कितना हो गया I माइनस वाई प्लस Z। ठीक है, ये मिला Y माइनस Z, मिल करके क्या हो गया बेटा, अच्छा ये हो गया बेटा x, x था ना ये था बेटा x माइनस वाई। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा x, और यहां से आया बेटा I माइनस x, तो ये क्या हो गया I। हम ये डायग्राम बेटा उस समय का बनाए हैं जब कैपेसिटर में चार्जिंग हो रहा होगा। ठीक है बेटा, अब जब चार्जिंग बेटा इसमें हो रहा है ना, उस दौरान देखो इस कैपेसिटर में करंट क्या गया y, इसमें क्या गया z, इसमें क्या गया x माइनस वाई प्लस z। अब खुद सोच के देखो, हो सकता है कि y और z मान लो बराबर आ भी जाए, तो yz बराबर आ गया तो इसमें करंट नहीं जाएगा, है ना बेटा। तो चलो मान लेते हैं बराबर हो गया, लेकिन y और z बराबर आ भी जाए तब भी ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ये बात समझ गया ना, कि इन तीनों में करंट सेम नहीं है बेटा, इसलिए उसको सीरीज नहीं मान सकते। क्लियर। ये क्वेश्चन मेरे कराने का मोटिव यही था कि सीरीज पैरेलल तुम समझो कैपेसिटर में, है ना बेटा, मिसकंसेप्शन में नहीं घुसो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब कोई बात नहीं, बहुत बात कर ली मैंने इसके बारे में, बहुत समय दे दिया, इस क्वेश्चन को सफिशिएंटली टाइम दे चुके बेटा, तो अब मत पूछो, अभी रेस कर रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चल देख बेटा, अब तक जो किया हमने वो ये किया कि कैपेसिटर चार्जिंग होते ही तुरंत, जस्ट आफ्टर स्विच इज कनेक्टेड, क्या लिख रहा है बार बार सर, अगर कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज सेम नहीं है तो सीरीज में लगाने के बाद चार्ज सेम होगा क्या, नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। चार्ज अगर सेम नहीं है तब तो फाइनल चार्ज सेम होने की बात इज्यूम तुम कह ही नहीं सकते। सीरीज में है तो सेम चार्ज गेन करेगा, सेम चार्ज होगा नहीं। ठीक है, अब चलो बेटा आगे, चलो इसकी बात कर लें, हालांकि कुछ टाइम लगना इसमें है नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का बेटा कॉम्बिनेशन। तो देख बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, मान लिया जाए ये दो कैपेसिटर एक दूसरे के सीरीज में है बेटा, है ना, और इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये है ना, ये मान लिया तुमने C1, ये मान लिया बेटा C2। तो अब अगर इसको हम एक सेल से जोड़ दें और इसको भी एक सेल से जोड़ दें, है ना बेटा, सेम जीएमएफ से, है ना, तो अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो फिर सर्किट में सेम चार्ज चाहिए, है कि नहीं। अगर दो इक्विवेलेंट है तो सेम चार्ज आना चाहिए। चलो मान लो इसमें चार्ज Q आ गया, तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, इधर से आए माइनस Q बाई C1, इधर से आए माइनस Q बाई C2 प्लस जाई इक्वल टू 0। इसका मतलब Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इज इक्वल टू जाई, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें क्या कहोगे, इधर चार्ज आया बेटा माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट प्लस जाई इक्वल टू 0। इसका मतलब Q इंटू 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू जाई। ठीक है बच्चा, अब दोनों कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, मतलब रेजिस्टेंस वाले का उल्टा। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब कहोगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन,
जोड़ दिया एक सेल से और कहा इन दोनों का इक्विवेलेंट ये सेल, ये भी जाई ये भी जाई। फिर से अगर इन दोनों के बराबर वो अकेला है, इसका मतलब जितना चार्ज इनमें आएगा उतना चार्ज वहां भी आएगा। तो देख बेटा, यहां से अगर चार्ज गया बेटा, यहां से अगर चार्ज गया तो चार्ज तो बढ़ जाएगा। कहेंगे यहां से अगर Q गया तो यहां से चार्ज बढ़ जाएगा Q1 और Q2, लेकिन इसमें तो Q ही फ्लो करेगा, है ना बेटा। सुन ध्यान से। तो देख बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जाई। ठीक है बेटा, इसमें कितना डिफरेंस, ये भी जाई, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, है ना। जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चा, इसका मतलब Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 इज इक्वल टू जाई। बोल बच्चा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q2 बाई C2, Q2 कर लो, इसका Q1 कर लो। ठीक है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q1 बाई C1, इसका डिफरेंस Q2 बाई C2 दैट इज इक्वल टू जाई, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जाई के बराबर, सो इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, है ना बेटा। एंड Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट जाई Q1, C1 जाई Q2, C2 जाई। इसका मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, मतलब सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला का जस्ट उल्टा होता है बच्चा। ठीक है, लिख लो जल्दी। अखिल बोलो, अखिल। हो गया सर। अरे परपेंडिकुलर कौन है भाई, नाम सही नहीं होगा तो बात नहीं करूंगा बेटा। नरेश, नरेश बोलो। सर वॉइस नहीं आ रहा। कौन सा बेटा, नरेश आवाज नहीं आ रही बेटा। नहीं पूछना कुछ। तो देख बच्चों, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला भले ही सेम डिफरेंट हो बेटा, सीरीज पैरेलल का भले ही फॉर्मूला डिफरेंट हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा बच्चा। सीरीज तो दोनों कैपेसिटर सेम चार्ज आएगा, जो भी चार्ज यहां से जाएगा बेटा वो इन दोनों के थ्रू ही पास करेगा, है ना। पैरेलल है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही। ठीक है बच्चा, कॉन्सेप्ट कुछ नया इसमें नहीं है। अब कहोगे नोट में एक पॉइंट, all
the concepts of equivalent resistance. Also the concept of equivalent resistance, like Wheatstone bridge, है ना बेटा, like Wheatstone bridge, सिमेट्री, है ना बेटा, और क्या था, Wheatstone ब्रिज, सिमेट्री और शॉर्ट सर्किटिंग, है ना बेटा, एटसेट्रा आर applicable in the same manner. समझा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सब कुछ सेम तरीके से इस्तेमाल करना है ना बेटा। बस गौर करने वाली बात क्या आई कि हमारा रेजिस्टेंस में सीरीज था R इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ है बेटा क्या 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, है ना बच्चा। इसलिए क्या करना, इसलिए बेटा करना है ऐसा कि अगर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किए हो बच्चा, तो उस फॉर्मूले में R की जगह पर 1/C पुट करना, है ना बेटा। सब फॉर्मूला सेम है ना बच्चा, बस R की जगह पे 1/C, है ना। डेल्टा स्टार भी सेम, बस ध्यान से R इक्वल टू 1/C। जैसे कि तुम बोलते थे ना RAB इक्वल टू RA प्लस RB प्लस RA RB अपॉन RC, अब बोलोगे 1/CAB बराबर 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CA 1/CA 1/CB डिवाइड बाई 1/CC। ठीक है बेटा, सारे फॉर्मूले सेम। रुक जाओ, चल देख बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं तुमको। देख बेटा, क्वेश्चंस हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला सवाल सबसे आसान, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, ये हमारे 3 कैपेसिटर, ये निकालना है बेटा इक्विवेलेंट। तुम बोलो क्या आना चाहिए, 3 और 6 है बेटा सीरीज में, लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का फॉर्मूला उल्टा, तो ये हो गया 3 इंटू 6/3 प्लस 6, है ना बेटा। 3 इंटू 6/3 प्लस 6 हो गया 2। अब 2 और 4 सीरीज बचा, तो 2 और 4 सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड। तो हो गया बेटा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, अब देखो बी वाला एग्जांपल,
देखो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, या बोलो 2/4 और 3/6। साउंड नहीं आ रहा है? बाकी बच्चे बताओ, साउंड नहीं आ रहा है क्या? बाकी बच्चों आ रहा है? बाकी सब बच्चों को आ रहा है? तू चेक कर बच्चा अपना। चल देख बेटा, 2/4 हाफ हो गया बेटा, 3/6 ये भी हो गया हाफ। इसका मतलब रेशियो बराबर है, इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना बच्चा? तो अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है बेटा, इसका मतलब इस वाले में चार्ज नहीं जाएगा, इसमें चार्ज नहीं जाएगा बेटा। तो ये दोनों हो गया सीरीज में। कितना लिखोगे ऊपर वाले के लिए? 2 × 3/2 + 3 प्लस इसका बेटा 4 × 6/4 + 6। सॉल्व, समझ गए? ठीक है, अब दिखाता हूं तुमको कुछ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। देखो बच्चा, ठीक है बेटा, सारा कैपेसिटेंस बराबर बेटा, सारा कैपेसिटेंस बराबर है। तो सारा कैपेसिटेंस बराबर देखते ही समझ गए कि सिमेट्री है बेटा। अब अगर सिमेट्री है तो देखो बेटा, इसके अबाउट सिमेट्री है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, है ना बेटा? तो कैसे कहोगे? मान लिया कि इसमें चार्ज गया बेटा x, इसमें चार्ज गया y, इसमें चार्ज गया z, है ना बेटा? तो अब कहोगे x गया तो इसका सिमेट्रिकल ये, तो यहां से गया x, तो यहां से आएगा x, यहां से गया y, तो यहां से आएगा y, यहां से गया z, तो यहां से गया z, है ना बेटा? अगर सिमेट्री को हम फॉलो करें तो यहां से आने वाला x इसमें चला गया, इसका मतलब इसमें चार्ज नहीं जाएगा बेटा। तो अगर उस वाले में चार्ज नहीं जाएगा, इसका मतलब ये बेकार है, जो बेकार है उसको हटा दो। तो ये हो गया c/2, ये दोनों c/2 सीरीज, साथ में c पैरेलल, इसका मतलब बेटा c इक्विवेलेंट 2c। समझा बेटा कि सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में कैसे यूज करेंगे? सेम तरीके से, कुछ नयापन है ही नहीं बच्चा। ठीक है, अब जो दिखाते हैं तुमको डेल्टा स्टार वाला कॉन्सेप्ट। देख बच्चा, ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है बच्चा, ठीक है ना? ठीक है, इरेज कर रहा हूं, देखो इरेज करूंगा बच्चा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। साउंड की अगर लैगिंग है बेटा तो तुम्हारे साइड में इंटरनेट का प्रॉब्लम बेटा है। थोड़ा ओपन जगह पे जाओ, है थोड़ा ओपन जगह पे जाओगे, विंडो वगैरह के पास जाओ, सही दिख सुनाई देगा। ध्यान देना बेटा, गौर करना सब लोग। इसको बेटा ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना बेटा? तो डेल्टा दिख रहा है बेटा, डेल्टा इधर भी बन सकता है, डेल्टा इधर भी बन सकता है, लेकिन मत बनाओ, उधर बनाओ। क्यों? क्योंकि वहां सारा कैपेसिटर बराबर है, निकालना आसान होगा। ठीक है बच्चा,
है ना। अब देखना बेटा, इस डेल्टा को हम स्टार में बदलेंगे, ठीक है बच्चा, देखो कैसे बदलेंगे। तो कहेंगे इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। किसको छोड़ दिया? 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा। और इसको बना दो बेटा स्टार। ठीक है बेटा, ए बी सी, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हमको होगा बेटा, कि अगर तीनों कैपेसिटर बराबर होगा तो हमको 3 बार निकालना नहीं पड़ेगा, एक ही बार निकालना पड़ेगा, है ना बेटा। एक बार निकालेंगे और तीनों में वही वैल्यू पुट कर देंगे, है ना बेटा। अब रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिख लो। तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था देखो तो, था बेटा आर ए बी, आर ए इज इक्वल टू आर ए बी आर ए सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। ये था फॉर्मूला किसका बेटा? रेजिस्टेंस वाले का। और अभी मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आर की जगह 1/c कर दो, है ना, सारा फॉर्मूला सेम रह जाएगा। तो इसकी जगह हो गया क्या बेटा, ये 1/ca 1/cab 1/cac 1/cab 1/cbc और 1/cac। ठीक है बेटा, क्या करना है, सब आर की जगह 1/c कर दो, ठीक है बच्चा। अब देखो इज इक्वल टू 1/cab 1/cac, सब तो 2 ही है तो कोई टेंशन नहीं बच्चा। सीधे कितना 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/2 1/2 1/2 3/2, है ना बच्चा। कितना हो गया ये, इज इक्वल टू, देखो बच्चा 1/4 2/3, तो ये हो गया बेटा 2/3, नहीं नहीं, कितना होगा 1/4 ऊपर हो जाएगा 2, 1/6, बोलो बेटा 1/6। इसका मतलब बेटा सी ए इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड, बोलो बेटा, ठीक है। तो ये भी हो गया 6, ये भी हो गया 6, ये भी हो गया 6, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे 3 और 6 सीरीज 2, यहां देखो 4 और 6 सीरीज 2.4, तो ये हो गया 2 और 2.4 4.4 4.4 और 6 सीरीज में, तो 4.4 इंटू 6 बाई 4.4 प्लस 6, ठीक है बच्चा, इक्वल टू ये हो गया कितना, देखो 6 के 24, 24 2 26 डिवाइड बाई 60 प्लस 44 104, इतना बेटा माइक्रोफैराड। सीखा बेटा, सब कुछ सेम बेटा, है ना, का सारा कॉन्सेप्ट सेम, कुछ नया नहीं, है ना। लिख लो फटाफट। विकास कुमार, बोलो विकास। सर लास्ट वाला आएगा फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला, ये कैलकुलेशन? यस सर। कैलकुलेशन में दिक्कत है? यस सर। तो ऊपर में देखो तो क्या क्या सीरीज में है बेटा, 3 6 3 और 6 में क्या होगा इक्विवेलेंट, 6 डिवाइडेड बाय 3 2। 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, यस सर, यस सर, 3 into 6 plus डिवाइडेड बाय 3 plus 6। यस सर, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, यस सर, समझ गए। यस सर। फिर दोनों पैरेलल, और उसके बाद 6 फिर सीरीज में। अब देखो बेटा आगे, नहीं लिखे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा।
अब देखो बेटा, कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का एक खास तरह का सवाल होगा, है ना, प्लेट्स वाले क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि मान लो पांच प्लेट, मान लो बेटा ये 5 प्लेट, ठीक है, 5 प्लेट है बेटा, है ना, ईच प्लेट एरिया ए, है ना बेटा, सभी के बीच का सेपरेशन डी। ठीक है बेटा, कहेगा कि पहले को और पांचवें को जोड़ दो, पहला और पांचवा को जोड़ दो, है ना बेटा, दूसरे और इसको जोड़ दो। ठीक है बेटा, यहां से निकाल देगा पॉजिटिव प्लेट, यहां से निकाल देगा नेगेटिव प्लेट। ठीक है बच्चा, चारों को थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक किया जाए। चलो मैंने किया ऐसा, पहला का और चौथा का जोड़ दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, यहां से निकाल देगा नेगेटिव पॉइंट, यहां से निकाल देगा पॉजिटिव पॉइंट, है ना, और सवाल कहेगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, है ना बेटा। सवाल क्या है? सवाल है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना बेटा। या फिर कहेगा सारे प्लेट पे कितना कितना चार्ज होगा अगर मैंने इसका ईएमएफ लगाया 10 वोल्ट। ठीक है, दोनों को करने का तरीका सेम है, देखो ठीक से, देखो बेटा तरीका क्या है, सीखो इसको। सबसे पहला काम, एक बच्चा लिख रहा है ये क्या मजाक है एग्जाम में ऐसा ही मजाक करेगा तो बुरा मान जाएगा बेटा, है ना, इसलिए तो बुरा ना माने इसलिए मैं बता रहा हूं पहले। चलो एक 5 प्लेट पे जा, इन पांचों को नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पांचों प्लेट को नंबरिंग कर दिया। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अब हर प्लेट के एक जोड़े के लिए, हर प्लेट के एक जोड़े के लिए एक बनेगा कैपेसिटर। अब देखो 1 और 2, 1 और 2 से बनाओ बेटा एक कैपेसिटर, ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर, 1 2 से बना एक कैपेसिटर। अब बनाओ 2 3 से एक कैपेसिटर, तो कहोगे 2 3 का एक कैपेसिटर, है ना। देखो 2 के दोनों सरफेस आपस में जुड़े हैं बेटा, तो यहां भी देखो 2 और 2 जोड़ दिया। उसी तरह से 3 नंबर 4 नंबर का बनाओ, 3 नंबर 4 नंबर का बना दिया। फिर देखो 4 5 का बना दिया। तो टोटल कितने बन गए कैपेसिटर्स? टोटल कितने बन गए कैपेसिटर? 4 बन गए, है ना बच्चा। अब यहां किसको जोड़ा है? 1 नंबर प्लेट और 4 नंबर प्लेट, तो तुम भी 1 नंबर प्लेट और 4 देखो दोनों है ना, ये 4 में कहीं भी जोड़ दो, तो इस वाले से उठा करके ये कहीं से भी जोड़ दो, जोड़ दिया। अब देखो 3 नंबर और 5 नंबर, इसको भी जोड़ दो आपस में, तो 3 नंबर ये है बेटा, 5 नंबर ये है, इसको जोड़ दिया। ठीक है बेटा, पॉइंट कहां से निकालना है? 2 नंबर प्लेट से एक पॉइंट निकालो, 2 नंबर से एक पॉइंट निकालो, है ना बेटा, और 3 नंबर 4 नंबर से एक पॉइंट निकालो, यहां से निकाल लिया पॉइंट 1। ठीक है बच्चा, अब हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमें निकालना है बेटा इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चूंकि सारा प्लेट का एरिया सेम था बच्चा, सारे प्लेट का एरिया सेम था, इसका मतलब हर जोड़े का कैपेसिटेंस, हर जोड़े का कैपेसिटेंस C बराबर A ऑप्शन नॉट बाई डी, है ना। अब सबका निकालना है बेटा मुझे इक्विवेलेंट, है ना। ठीक है, तो देख बेटा मैं सर्किट को रीअरेंज कर रहा हूं, सर्किट कैपेसिटर्स के सिस्टम को मैं वापस रीअरेंज कर रहा हूं। ठीक है, चलो इसको मैंने मान लिया है P और इसको मैंने मान लिया बेटा Q। ठीक है ना। अब देखो इसको मैंने मान लिया R
और इसको मैंने मान लिया S, ठीक है। तुम कहोगे P वाले से पॉइंट निकालो, कहोगे Q वाले से पॉइंट निकालो, ठीक है। अब देखो बेटा, Q का पोटेंशियल और R का पोटेंशियल सेम है, तो Q और R का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। S वाला पॉइंट कोई बीच का पॉइंट है, चलो यहां मान लेते हैं S, ठीक है बेटा। अब देखो P से लेकर के S के बीच में, P से S के बीच में एक कैपेसिटर, तो P से S के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है बच्चा। अब देखो P से R के बीच में एक कैपेसिटर, P से R के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो R से S में एक कैपेसिटर, R से S में एक कैपेसिटर, और देखो S से Q में एक और कैपेसिटर, S से Q में एक और कैपेसिटर लग गया, ठीक है बच्चा। बात समझा बेटा, ठीक है। अब देखो इस वाले में C और C हो गया बेटा पैरेलल, तो कितना हो गया 2C, 2C के साथ C सीरीज में, फिर साथ में पैरेलल में कितना हो जाएगा ये, तो कहोगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई ये 2C और C, तो 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, ठीक है बेटा। फिर प्लस C, ये हो गया बेटा 5C/3, 5/3 कितना, तो हो जाएगा 5/3 A ऑप्शन नॉट बाई D, ठीक है बच्चा, लिख लो। अगर एरिया अलग अलग होती बेटा तो अलग अलग निकलता कैपेसिटेंस, C1 C2 हो जाता। फिर सौरभ बोलो। सर ये हो गया सर, थोड़ा शॉर्ट सर्किटिंग के कॉन्सेप्ट में डाउट था सर। किसमें? जैसे कि सर शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं ना सर किसी भी रेसिस्टेंस को, तो सर हाँ, दोनों ओर सर उसका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो सर करंट जीरो हो गया। अभी डायग्राम में दिख रहा है तुमको, इस नो डायग्राम सर, में अभी देखो सर R इसमें और सही S, सर। डायग्राम में देख रहे यस बेटा, सर, R और Q में दिख रहा है आइडियल वायर। यस सर, फिर देखो R और Q में जहां आइडियल वायर हो गया, जब भी ऐसा केस आए तो R और Q को एक ही पॉइंट दिखा करके सर्किट फिर से बनाओ। यस सर। सर इस क्वेश्चन में नहीं सर, सर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, और सर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करते थे, तो सर हाँ, उसमें जैसे कि शॉर्ट सर्किटिंग की है तो सर दोनों और पोटेंशियल बराबर, तो सर करंट जीरो। तो फिर सर हम लोग अच्छा देखो बेटा, जो सुनो 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 सुनो, तुम पहले नोट्स को रिवाइज करो बेटा वापस। यस आधी सर। बात याद रखोगे तो कैसे इस बात का इलाज कर पाएंगे, बोलो बेटा। सर हर बार मैं एक क्वेश्चन ही में बात नहीं बोलता सर। हूँ, देखो बेटा शॉर्ट करने से पोटेंशियल सेम हो जाता है, पहला कॉन्सेप्ट, यस सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यस सर, अब इसके बाद हमें ये सोचना होता है कि अगर वो दोनों पॉइंट किसी रेजिस्टेंस के दो पॉइंट हैं तो उस यस रेजिस्टेंस में सर, करंट नहीं जाएगा। अगर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट हैं तो कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा, है ना बेटा। यस सर, लेकिन ऐसा यस भी हो सर, सकता है कि पोटेंशियल दो पॉइंट का सेम होने के बावजूद भी कैपेसिटर में चार्ज हो, जैसे यहां देखो इन दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल हो भी जाए तो फिर यस सर, यहाँ का पोटेंशियल सेम तो नहीं है, यस सुन सर, रहे हो। यस सर, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे यस केस सर, में क्या कहा था कि सर्किट को फिर से वापस बनाओ, कैसे बनाओ वापस, कि जिस दो पॉइंट को शॉर्ट किए हो उन दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट दिखाओ और वापस डायग्राम बनाओ। और सर जैसे कि जो भी सर आइडियल वायर होता है सर, उसमें सर करंट फिर इनफाइनाइट हो जाता है ना सर, हाँ मतलब कि उसमें नहीं नहीं, जितना नॉट करंट, नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, इनफाइनाइट तो मत फिर कहो, सर, वो मैक्सिमम करंट वहां से जाएगा। तो सर वहां पर भी तो सर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है ना, हाँ, तो फिर सर वहां पर करंट सर कैसे, मतलब कि सर रेसिस्टेंस से वो अलग कैसे हो गया सर। अरे भाई मेरे, सर जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन था ना सर कि सर जैसे किसी शॉर्ट सर्किटिंग में सर आग क्यों लग जाता है, तो सर उसमें आप बताए थे सर कि उसमें सर उसका सर शॉर्ट सर्किटिंग में उसमें सर करंट जितना चाहे उतना फ्लो कर सकता है, जिसके कारण सर उसमें थर्मल थर्मल पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो सर उससे फायर हो जाता है। देखो बेटा तुम्हारा सवाल गलत बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा यस, सवाल बिल्कुल सही है ना। लेकिन बेटा बात है कि किसी भी चीज में अगर अपना सेंस इस्तेमाल नहीं करोगे ना बेटा
तो फिर तुम्हारे पास इनफाइनाइट क्वेश्चन होंगे और उसका कोई जवाब किसी के बच्चा, यस तुम्हारे पास डाउट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे फिर अगर अपना सेंस इस्तेमाल नहीं करोगे तो। यस सर। हाँ, तो पहले तुम खुद अपना सेंस इस्तेमाल करके देखो। सही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या हर जगह जहां जहां शॉर्ट सर्किट होता है बेटा, क्या सबका सर्किट सेम ही होता है? नो सर। और हर बार शॉर्ट सर्किट में आग लगता ही है? नो सर। फिर तो बात तो हो सकती है ना। तो जो बातें अलग अलग हो सकती है बेटा, उसको तुम एक आंसर क्यों चाहते हो? यस सर। तुम्हारी इच्छाएं तुम लोग गलत है बेटा कि सब हर तुम चाहते हो हर सवाल का आंसर एक ही हो, ये संभव ही नहीं है बेटा। यस सर। ओके सर। सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओ। अर्पित जैन बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है तो हैंड रेस क्यों रखे हो बच्चा? सर। वो एक बोलो। सर कोई डाउट नहीं है। चलो सीट निकालो, करेंगे डिस्कस। सीट में क्या था होमवर्क? टेस्ट सिलेबस नहीं पूछो, बता चुका हूं पहले मैं। लास्ट क्लास में होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 हीट ट्रांसफर। निकालो चलो। हाँ बेटा, कर दूंगा अपलोड। हीट ट्रांसफर की सीट निकालो। हीट ट्रांसफर में एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में 2 कॉम्प्रिहेंशन है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में 2 कॉम्प्रिहेंशन है। बेटा देखो देखो, तुम लोग साथ साथ चलोगे बेटा, जो मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ करो, मुझे अपनी तरह मत बनाओ, है ना। कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है एकाग्र को। देखो कॉम्प्रिहेंशन 2 में चलो देखो बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 2। देखो कॉम्प्रिहेंशन 2 में कहता है बॉडी कूल्स इन ए सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स हीट कैपेसिटी इज 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बच्चा, एक बॉडी है जो कूल हो रहा है सराउंडिंग में, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 2, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ये है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 40। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 10 मिनट में। तो देख बच्चा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 10 मिनट में। इन फर्दर 10 मिनट, अगले 10 मिनट में कहां पहुंचेगा? और 10 मिनट में इसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा मान लो, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू कितना? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इस्तेमाल करना है, माइनस dt अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट के, T माइनस टी बोलो, होगा बेटा, है ना। स्मॉल डिफरेंस में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है ना बेटा, डिफरेंस बहुत कम है ना,
इसके लिए फास्ट मेथड तक मुझे सिखाया था मैंने एक। क्या करना होता है इसमें देखो, जब यहां से यहां की बात करोगे तो क्या लिखोगे, dt हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय टाइम टेकन 10 मिनट इक्वल टू के, टी बोला था इन दोनों का एवरेज, तो 40 प्लस 38/2 माइनस सराउंडिंग हो गया 30। यहां से यहां बेटा 2 डिग्री, सॉरी कितना हुआ, तो बोलेगा 38 माइनस थीटा, 38 माइनस थीटा बाई 10 मिनट इक्वल टू कांस्टेंट के, इसका बेटा तो थीटा प्लस 38/2 माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो आपस में। अब देखो 5 नंबर में टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेंटीग्रेड डिनोटेड बाय थीटा वर्सेस टाइम, थीटा वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। तो देखो थीटा मतलब हो गया डी थीटा, यहां कर लो इसको, टी की जगह थीटा क्या हो जाएगा माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट के थीटा माइनस थीटा नॉट होगा रे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा मैंने, तो क्या लिख दोगे इसको, माइनस डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन कैसा बनेगा फंक्शन, लॉग बनेगा बेटा फंक्शन, लॉग बनेगा ना, लॉग को शिफ्ट करोगे तो बनेगा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ कौन सा हो सकता है, बोलो, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे चलो नंबर 6। नंबर 6 बोलता है बेटा, when the body temperature has reached 38 degrees centigrade, it is again heated so that it reaches to 40 degrees centigrade in 10 minutes. कहता है the total heat required from a heater by the body is, ठीक है बेटा, सिंपल सुनना पहले, 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज है ना बेटा, इसमें कितना हीट चाहिए, तो बोलोगे हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी है 2, ये है 2, तो ये हो गया 4 जूल। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से। अब तुम कहोगे 38 डिग्री सेंटीग्रेड से, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से है ना बेटा, सॉरी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया कितना देर में, 10 मिनट में। क्यों हुआ, तो कहोगे ये सिर्फ रेडिएट किया, बोलो बेटा ये सिर्फ एनर्जी रेडिएट किया, तो ये हो गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहता है कि 38 से वापस पहुंचाओ कहां तक, 40 तक, है ना बच्चा। अब सुनना, 38 से वापस पहुंचाना है 40 तक बेटा, फिर से 10 मिनट में। ये सवाल लॉजिक से बनेगा, ध्यान सुनो। तो बेटा 40 से 38 10 मिनट, 38 से 40 फिर 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, जितना रेट से ये ठंडा हुआ उतने ही रेट से गर्म हुआ। इसका मतलब जितना तेजी से ये ठंडा हुआ उतना ही तेजी से गर्म हुआ, है ना बेटा, बात समझा। तो अब सोचो, जितना वो ठंडा हुआ उतना ही गर्म हुआ, उतनी ही तेजी के साथ, है ना। अब सोचो, जब ये ठंडा हुआ तो एनर्जी ये 4 जूल लॉस किया, है ना बेटा, है ना। जब ठंडा हुआ तो एनर्जी 4 जूल लॉस किया, और वापस आने में 4 जूल गर्म होना है बेटा। सोचो, जो -4 था उसको +4 पहुंचाना है, तो -4 को +4 कैसे पहुंचाओगे, जब तुम +8 दोगे, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, 8 जूल ना बच्चा, समझे बात को। पहले वो लॉस कर रहा था, उसे गेन करवाना है, पहले -4 था, अब करना है +4, समझ गए। पीयूष को पूछना है 9 नंबर, अर्पित को पूछना है कुछ, बोलो अर्पित। मेरा एक डाउट है सर, जैसे सर क्या? कोई बॉडी स्पेस में है, हाँ कोई आसपास नहीं है, कोई बस वो रेडिएट कर रही है, हाँ, तो सर वो कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर, मतलब कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाना चाहिए, एब्सोल्यूट 0, क्योंकि होना हर एक चाहिए। चीज का, स्पेस के हर एक चीज का, हाँ होना चाहिए। तो मतलब हो जाएगा ऐसा सर आगे नहीं स्पेस बोलो में। बेटा, आगे बोलो।
सर ये डाउट है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर वो सिर्फ मीठी करेगा तो होगा बेटा, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो सर स्पेस में जो भी चीजें हैं उनका टेम्परेचर 0 केल्विन है क्या? नहीं है, स्पेस का टेम्परेचर माना जाता है 3 केल्विन, समझा? क्योंकि अब बॉडी बेटा उसके अंदर बहुत सारे बॉडीज हैं जिसके अंदर सिर्फ थर्मल एक्सटेंशन नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, तो एनर्जी भी उसके अंदर से जनरेट हो रहा है। समझे बात को? अर्पित सुने? चला गया। आगे बोलो रे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कॉम्प्रिहेंशन 3 आ गया। अब कहता है मेटल बॉल of mass 2 kilogram is heated by means of a 40 watt heater in a room at 25 degree centigrade। ठीक है बेटा, हालांकि ये क्वेश्चन तो कराया तुमको सारे मैंने। एक 2 किलोग्राम का बॉडी है, इसको बेटा 40 वाट के हीटर से हीट किया, ठीक है, और रूम टेम्परेचर रखा हुआ है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी becomes steady at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर हो जाएगा कांस्टेंट। पहला सवाल, फाइंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द बॉल इज एट 60। 7 नंबर का आंसर, 7 नंबर का आंसर 40 वाट होगा बेटा। कैसे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आकर के कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, जितना गेन किया उतना ही लॉस किया। गेन कितना कर रहा है? 40 का, तो लॉस कितना भी 40। दूसरा, assuming Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat to surrounding when the ball is at 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, देख क्वेश्चन नंबर 8 के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट थीटा माइनस थीटा नॉट। अब दोनों तरफ हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा डी क्यू होगा, और ये हो जाएगा एक नया कांस्टेंट के डैश थीटा माइनस थीटा नॉट होगा बेटा। ये क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ये क्या है बेटा? क्यू रेडिएशन, क्यू रेडिएशन। तो जब बॉडी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो क्यू रेडिएशन कितना है बेटा? 40 बराबर K1 इंटू थीटा 60 माइनस ये 25। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तब क्या लिखोगे? मान लो कर रहा रेडिएट क्यू बराबर कांस्टेंट K1 कितना? 39 माइनस 25। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 10 वाट। अब आ जाओ नंबर 9 में, क्या कहता है? Assuming temperature of ball rises from 25 to 39 in 2 minutes, find the total loss up to the surrounding during this period। ठीक है बेटा, 25 से 39 ये हो गया कितना देर में? 2 मिनट में। कहता है फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू सराउंडिंग, तो इस दौरान टोटल हीट लॉस कितना किया होगा? ठीक है बच्चा। Assume that temperature of ball rises uniformly from 25 to 39 in 2 minutes. Find the total loss of heat to the surrounding during this period। इस पीरियड में कितना वो हीट लॉस किया होगा। ठीक है बच्चा, देखो रे 9 नंबर में, तो देख बेटा क्या लिख दोगे फिर से भाई? डी टा अपॉन डी टी माइनस क्या था ये? डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर के डैश के डैश के डैश इंटू हीटा माइनस हीटा नॉट। ध्यान दे बच्चा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के डैश की वैल्यू, के डैश कितना हो? K1, K1 था ना, ये K1 था, तो K1 इक्वल टू 40 बाई 35, 40 बाई
हाँ 40/35, तो 40/35 इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट 25। सब लोग ध्यान दो, dq/dt इज इक्वल टू 8/7। ठीक है, कहा गया 25 से 39 हुआ 2 मिनट में, है ना बेटा। यूनिफॉर्मली मतलब लीनियर ग्राफ। तो अगर टेम्परेचर वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे तो क्या कहोगे, 25 से 39 यूनिफॉर्मली, 25 से 39 यूनिफॉर्मली कितना में, 2 मिनट में यूनिफॉर्मली। तो इस लाइन का बेटा इक्वेशन लगा दे, y बराबर mx प्लस सी, है ना बेटा। ठीक है बेटा, क्या करोगे, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है बेटा, एक मिनट। देख बच्चा क्या कहोगे, y बराबर mx प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, y बराबर mx, m हो गया कितना बेटा, ये हो गया हाइट कितना 24, ये हुआ 15 डिवाइड बाई 120 इंटू टी प्लस 25। ठीक है, और माइनस 25 कट गया, तो हो गया डी क्यू बराबर 8/7, 15/20 120 1/8 टी डी टी, 0 से 120 सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर का एवरेज क्यों ही लिया, क्या लिख रहा है बार बार भाई। लोकेंद्र बोलो भाई, लोकेंद्र क्या बोलना है तेरे को। सर वो क्वेश्चन 8 में टेम्परेचर का एवरेज क्यों लिया सर, 60 + 39/2 करके। बेटा वो तो टेम्परेचर चेंज के लिए था ना बाबू मेरे, फिर तो वहां हीट की बात ना हो गई थी, ठीक है सर। और डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। हाँ हाँ ठीक। नरेंद्र बोलो, नरेंद्र क्या बोलना है बेटा, नरेंद्र बोलो। नहीं बोलना है कुछ, चलो आगे देखो। आगे हमारा एक्सरसाइज 3 हो गया डिस्कस सारा। इक्वेशन ऑफ ग्राफ के बाद समझ नहीं आया, अरे बेटा यहां तक ठीक है ना बेटा, ये वाला। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, तो y बराबर mx प्लस सी में y हमारा क्या है, थीटा, तो y बराबर mx प्लस सी, थीटा को पुट कर दिया, और ये तो वैसे का वैसे ही रखा, 25 कट गया इसमें क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 25 है, और बाकी dt को यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। तो इस वाले पूछा है कितना हीट लॉस किया, तो इतना हीट लॉस किया। ठीक है, आगे चलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से 5, 2 नंबर 4 नंबर 2 3 4। तुमने को बहुत सवाल पूछना है इसमें, चल अभी टाइम ही नहीं है अब, छोड़ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 और कैपेसिटेंस में सेक्शन ए बी सी, कैपेसिटेंस में सेक्शन ए बी सी, हीट ट्रांसफर में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करके आना। चलो बाय।